ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा इंसिडेंट, देखो इधर, इंसिडेंट ऑफ लाइट के साथ में क्या हो जाए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगे अगर, ठीक है, तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है बेटा कि इंसिडेंट ऑफ लाइट के साथ क्या हो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी कि जब क्या होता है बेटा, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी फोटो मेटल पर पड़ती है। ठीक है, किस पर पड़ती है, फोटो मेटल पर, जैसे कि कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन पे। ठीक, तो क्या करते हैं, ये लाइट पड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फिनोमेना को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होता है, ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन सा करंट, फोटो करंट। और ये लाइट इंसिडेंट कहां होती है, फोटो मेटल पर, सारे मेटल पर नहीं, केवल फोटो मेटल क्या करते हैं, एमिशन करते हैं। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, रिलेटेड कुछ हमारे पास डेफिनेशंस होती है। जैसे कि सबसे पहली आती है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या निकल के आती है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है बच्चे बोलो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है बेटा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, वर्क फंक्शन। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो W नोट कर लो भाई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया हायर्स एंड लेनार्ड ने, किसने किया, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्वेशंस निकाली। क्या निकाली ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस ये निकाली, पहला तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या क्या निकला भाई, इंटेंसिटी का इफेक्ट ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लाइट को एमिट करते हैं तो क्या होता है, यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट क्या होंगी, निकल रही होंगी। ये क्या है, I1, I2, I3। ठीक है, लेकिन यहां पर न्यू क्या है, न्यू नहीं है यहां पर, वो है V0 सबका सेम है। ठीक, और इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है, कह रहा है कि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक, और इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। इधर हमारा क्या लग रहा है, इधर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये स्टॉपिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग और रिटार्डिंग पोटेंशियल।
ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या दिखा इनको, इन्होंने ये देखा कि अगर क्या हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से लाइट जा रही हो, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से लाइट जा रही है, ये न्यू1 है, ये न्यू2 है और ये न्यू3 है, ये है V03, V02, V01, सब नेगेटिव में है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, V केवल है को, तो ये क्या होगा, I हो गया। तो इन्होंने ये देखा कि अलग अलग पोटेंशियल, यानी कि अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ठीक, तो करंट की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, ठीक है, उसको उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है। लेकिन इंटेंसिटी का देखो पड़ जाता है, अगर हम क्या करें, एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हो, अलग अलग इंटेंसिटी के निकालें तो वो अलग अलग करंट भी देंगे। बात समझ में आई। अगर अलग अलग इंटेंसिटी डाल करके इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो वो करंट क्या क्या करते हैं, अलग अलग देते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने पर भी क्या क्या करती है, करंट सेम आता है। बात समझ में आई। हाँ, तो यहां पर क्या है, यहां पे बताना चाह रहा है कि न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, ठीक, लेकिन उनका क्या होगा, उनका जो उनका काइनेटिक एनर्जी होगी वो उनकी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। और यहां पे क्या होता, अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालने पर क्या होगा, करंट सेम होगा, यानी कि रेट ऑफ एमिशन क्या क्या करेगा, सेम रहेगा, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा। ये इनकी ऑब्जर्वेशंस है। तो एक और चीज पढ़ लेते बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, वो मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स जीरो। इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन बिल्कुल रुक जाता है, फोटो करंट की वैल्यू क्या होती बेटा, जीरो आ जाती। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल्स टू EV0, ये फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि हाफ mv² इज इक्वल्स टू EV0 हो जाएगा। नोट, चलो इधर देखो बेटा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन कौन से लॉज है भाई, आओ देखते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्या कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। देखिए नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिए नंबर 1 क्या था हमारे पास, रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर 3 क्या है हमारे पास, कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to emit electrons is called threshold frequency, है ना, ठीक है। क्या there is no time lag between incidence of light and emission of
इलेक्ट्रॉन्स। बस क्वांटम थियरी पे, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देखिए क्या कहती है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है बेटा कि जो हमारी लाइट है, लाइट रेडिएशन जो होता है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, ये एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, वो होती है एच न्यू, ठीक है। यहां पर क्या है, यानी कि फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू बनता है और एच सी अपॉन लैम्डा, ये हमारे पास फोटॉन के एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। यहां पर न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक। और एच क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। अब क्या प्लांक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड आइंस्टाइन ने क्या किया था बेटा, आइंस्टीन ने आइंस्टीन्स इक्वेशन, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, ठीक है। आइंस्टीन्स इक्वेशन क्या थी, इन्होंने बताया था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है, क्या होता है बेटा, इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ठीक है, किसी भी फोटो मेटल पर पड़ने वाला, वो दो टाइप से यूज होता है। एक होता है वर्क फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, ठीक है। यानी हम अगर सपोज कर लें कि हमारे पास क्या बेटा, एक मेटल सरफेस है, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो फोटॉन आता है, ऐसे आ रहा है मान लो, तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ये एच न्यू एनर्जी का एक फोटॉन है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और खुद का अस्तित्व मिटा लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ एनर्जीज की जो है वो इसको इजेक्ट करने में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर आ गया, ठीक, तो इसके इजेक्शन में और बाकी बची हुई जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी पर बेस इन्होंने अपनी इक्वेशन बनाई, क्या, कि जो एच न्यू है वो इज इक्वल्स टू होगा के प्लस डब्ल्यू नॉट के, ठीक है। तो अब यहां पे हम अगर के की वैल्यू निकालें कि वो कितनी वैल्यू से चलता है, तो के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, एच न्यू, खुश रहो, जा बेटे जाके, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच अगर हम कॉमन ले लें तो के मैक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर एच सी ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये हमारे पास क्या आती है बेटा, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ लाइट रेडिएशन। क्या कह रहा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए बेटा डी ब्रॉगली, ठीक है, कौन हुए, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो हमारी लाइट रेडिएशन होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, लाइट रेडिएशन। तो लाइट रेडिएशन क्या होता है, इसके बाद दो नेचर होते हैं, ठीक है। एक इसके पास क्या होता है, वेव नेचर होता है, और एक होता है इसके पास पार्टिकल नेचर, ठीक है। फिनोमेनाज जैसे कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर शो करते हैं, ठीक। और फिनोमेनाज लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन नहीं, कॉम्पटन, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट का डिफ्रैक्शन करवाया जाता है,
ठीक है, तो लाइट के डिफ्रैक्शन कराने के फिनोमेना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज शो करती है इसका पार्टिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट होती है, ये लाइट, इसके पास क्या होता है बेटा, डुअल नेचर होता है। इट बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, ये चीज है। फिर यही जो हमारे पास साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, कौन है, डी ब्रॉगली, इन्होंने बताया था क्या कि अ वेव इज एसोसिएटेड, a wave is associated with, a wave is associated with every moving charged particle is called matter wave। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी पूंछ बनी हुई एक वेव चलती रहती है उसके साथ में, जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ को v वेलोसिटी से मोशन में होगा, तो इसके पीछे इस तरीके से क्या होगी, एक वेव चल रही होगी। इसे ही हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव कहेंगे। ठीक है, और अगर मैटर वेव है तो इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो क्या कहलाती है बेटा कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव is called de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। ठीक है, और लाइट के लिए ये कैसे निकलती है, देखो लाइट के लिए अगर हम निकालें तो E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है बेटा, और E इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक डाउन कर ले, HC अपॉन लैम्डा में, तो MC स्क्वायर हो गया, ये C से ये C कैंसिल हो गया, तो अब ये हमारे पास बचा क्या, हमें तो लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MC कर लेंगे। ठीक, तो ये MC क्या बन गया बेटा, मोमेंटम, तो ये क्या आ गया P, और ये हमारे पास लाइट की वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास लाइट का हो गया, और फॉर एनी पार्टिकल of mass small m moving with mass small m and velocity v। ठीक है, तो वेलोसिटी v का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv आ जाता है। बस इतना सा चेंज होगा, बाकी ये क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जिसका मास स्मॉल m है और वेलोसिटी स्मॉल v है, के लिए मास की जरूरत नहीं पड़ती है क्या। ठीक, तो आओ देखें बेटा, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एनर्जी तो हमको पता है क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी तो होता है, तो M यानी इसको काइनेटिक मास कहेंगे। काइनेटिक मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, काइनेटिक मास स्मॉल m इज इक्वल टू, यहां से देखो CC कैंसल, तो M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी H न्यू अपॉन C, है ना, या फिर मास एक और आ सकता है क्या, H अपॉन C लैम्डा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके काइनेटिक मास हो जाएंगे। अब अगर हमको मोमेंटम निकालना हो, तो मोमेंटम स्मॉल p इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होगा। तो काइनेटिक मास किसके बराबर, काइनेटिक मास इन दोनों में से कोई एक रख दें, H न्यू अपॉन C इंटू C रख लेते हैं, सॉरी, तो ये C से ये C कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना बचा,
एच न्यू अपॉन सी। और अगर हम जे वाला रख दें तो वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम के हमारे पास दो फॉर्मूले तो यही है। और E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर भी तो होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम सी इंटू सी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E अपॉन सी। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक तो मोमेंटम का है एच न्यू बाई सी, एक हमारे पास क्या है एच अपॉन लैम्डा, और एक हमारे पास क्या है ई अपॉन सी। इससे हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। देखो इसमें कहीं भी मास नहीं आ रहा। ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब हमें पता है क्या कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, और हमें पता है P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m होता है। यही उठा करके यहां रख दें तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, h अपॉन 2m अंडर रूट में। अब k क्या होता है, k इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m कैपिटल V। अगर हम सबकी वैल्यू रख दें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है बेटा 12.27 अपॉन अंडर रूट कैपिटल V, और ये सीधे आएगा एंगस्ट्रम में। यही अगर हम लैम्डा अल्फा का निकालें तो कितना आ जाएगा, 0.101 अपॉन अंडर रूट V, ये भी एंगस्ट्रम में आएगा। अगर यहां पे क्या निकालना हो बेटा, प्रोटॉन का निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रम। अगर हमें किसका निकालना हो, ड्यूटीरियम का या ड्यूट्रॉन का निकालना हो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.202 अपॉन अंडर रूट V। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। और फॉर एट सर्टेन टेम्परेचर, फॉर एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, तो वहां पर जो लैम्डा हो जाएगा वो होगा h अपॉन अंडर रूट 3m और यहां पे जो स्मॉल k t बनेगा, यहां पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू 3/2 KT होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये जो स्मॉल की है ना, ये क्या है, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। देखिए यहां पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और K की वैल्यू कितना आती है, 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन।